नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से आप ही के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अर्धसूत्री विभाजन वगैरह बता दिया था कि कैसे सेल डिवीज़न में कौन कौन से फेजेस होते हैं। सारे फेजेस मैंने आपको बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में, केंद्र के बारे में, और इसी के अंदर दोस्तों हम लोग DNA और RNA के बारे में भी ठीक से जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था जो दोस्तों कि एक न्यूक्लियस के अंदर 46 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं जिनका आकार जो है सटे हुए एक्स की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, और अगर संख्या में पूछता है दोस्तों तो वो होते हैं 46। तो इन क्रोमोसोम्स को खोजा किसने था दोस्तों? वाल्डेयर ने। ठीक है, क्रोमोसोम इसको खोजा था दोस्तों वाल्डेयर में। अब देखिए, हम में होते हैं मनुष्य में होते हैं 23 जोड़े और संख्या में होते हैं दोस्तों 46। वहीं अगर चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चिंपैंजी का जो है क्रोमोसोम हमसे मिलता जुलता है कितना? 48। ठीक है, 48 है, लेकिन ये मिलता जुलता है, बस 2 संख्या ज़्यादा है। इसमें या तो संख्या पूछ देगा या तो फिर पूछ देगा जोड़े कितने होते हैं। चिंपैंजी और मनुष्य में लगभग क्वांटिटी मिलती है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि एक और होता है दोस्तों क्या? आलू में भी कितने होते हैं दोस्तों? 48 होते हैं। अब देखिए, चिंपैंजी और 48 दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल एक ही है, 48 है, लेकिन दोनों के कार्य दोनों अलग हैं। आलू का में जो है वो टेस्ट को बताएगा, आकार को बताएगा, वहीं अगर चिंपैंजी है तो इसमें सारे के सारे रिएक्शंस को भी बताएगा। ठीक है, कुछ पादपों में पाए जाने वाले भी होते हैं जिनमें कि क्रोमोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि डेरिडेवकाइटस वगैरह। इस सब में जो होती है हज़ारों की संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रजाति भी अलग अलग तरह की पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब क्रोमोसोम को जो है थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। किससे? न्यूक्लियस से दोस्तों अब क्रोमोसोम को बाहर निकालेंगे हम, और बाहर निकालने के बाद इसको हम थोड़ा जूम करके बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये एक्स की तरह संरचना, ये बाहर निकालने के बाद, और आप लोगों को मैंने पहले बताया था जब ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस से निकलने के बाद अगर एक क्रोमोसोम, ठीक है, इस क्रोमोसोम को अगर हम फैलाएं तो ये एक रिंग के समान संरचना शुरू में बनती है कुछ इस तरीके से, और इस रिंग को अगर और हम आगे खींच दें तो ये कैसा संरचना बनाता है दोस्तों? एक धागे के समान, ये धागे के समान संरचना बनाता है। इस रिंग नुमा संरचना को हम कहते हैं दोस्तों क्या? DNA, और इस धागे नुमा संरचना को हम कहते हैं क्या दोस्तों? जीन। ठीक है, जीन। अब इसको इसी रिंग नुमा संरचना को हम अगर डबल हेलिक्स का रूप दे दें, किसका रूप दे दोस्तों? डबल हेलिक्स, कुछ इस तरीके से, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर DNA का हो जाता है, और इसी को अगर हम लंबा खींच देते हैं तो जीन। और इसी के अंदर दोस्तों क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या भरे होते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, अब एक जीन के अंदर ये जो जीन का एक फेरा दिख रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? पूछता है 10। कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड। 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक फेरे के अंदर। मतलब आप कह सकते हैं कि 10 न्यूक्लियोटाइड को मिलाने पर एक टर्म बनता है, मतलब कि एक फेरा बनेगा 10 न्यूक्लियोटाइड को मिलाने पर। ठीक है, और इस एक फेरे के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। ये इतना कम मार्जिन होता है कि इसे आप अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप के, वो भी हाई पावर टेलीस्कोप के। ठीक है, ये हो गया एक फेरे की दूरी की। ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड के को मिलाने पर एक फेरा बनता है, एक टर्म बनता है, उसके बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। अब पूछ देता है कि इस एक फेरे के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, किसी को शक नहीं है कोई। अब इन 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी पूछता है, जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच की दूरी पूछता है, ये कितनी है? तो इसको आप निकालने के लिए इसको आपको 10 से जो है गुणा देना पड़ेगा 34 को। तो दोस्तों 3.4 एंगस्ट्रॉन। 3.4 एंगस्ट्रॉन ये जो दूरी है दोस्तों, ये है 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी। ठीक है,
10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी। लाइक दैट ये मेरा हाथ है, ये पूरे पंजे की दूरी जो है ये 34 एंगस्ट्रॉन है, और इन पंजों में जितनी भी उंगलियां हैं इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की उंगली के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था दोस्तों, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया था, तो वो क्या था, कार्लसबर्ग ने। लेकिन फिर मॉडल किसने बनाया था डीएनए का, वाटसन और क्रिक ने। जीन को किसने खोजा था दोस्तों, जोहानसन ने। ठीक है, और क्रोमोसोम को खोजा था किसने, वाल्डेयर ने। ठीक है, क्रोमोसोम को वाल्डेयर ने। केंद्रक को और कोशिका दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रक को खोजा था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। वहीं के कोशिका को खोजा था किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका को खोजा था किसने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका को खोजा था दोस्तों, तो ये मरी हुई कोशिका को खोजा था, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका को खोजा था। लेकिन वहीं अगर पूछ देगा जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो उसको खोजा था दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूकहॉर्न। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूकहॉर्न। ओके, अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा डीएनए की संरचना को भी देख लेते हैं। ठीक है, डीएनए की संरचना। अब डीएनए किसके अंदर होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो पहले ये देखिए, ये न्यूक्लियस बना दिया अपन, ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को सूखने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या भरा होता है दोस्तों, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य इसके अंदर भरा होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये होता है। अब देखिए, इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, डीएनए। अब अगर आप डीएनए का पूरा नाम देखेंगे, डीएनए, तो डीएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। नाम आपको लोगों को सबको पता है इसका पूरा, लेकिन क्यों बता रहा हूँ, देखिए डीएनए बना किससे ये बताने के लिए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड नाम में ही आ गया है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एसिड में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि डीएनए बना है किससे, एसिड से बना हुआ है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड भरा हुआ है उसी से जो है आपका डीएनए बना है। वहीं अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, आरएनए की। ठीक है, आरएनए की बात करें तो आरएनए भी सेम टू सेम एसिड से ही बना हुआ है, न्यूक्लियस एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका हो जाता है बस राइबोज। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का। तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा हेलिक्स बनेगा, आरएनए का या फिर डीएनए का। आरएनए का बन जाएगा एक ही बार में इस तरीके से। अब डीएनए को बनाने के लिए एक और हेलिक्स इसमें बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तब ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो वायरसेस के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा बन जाता है अपनी पीढ़ी को, अपने जीन को आगे बढ़ाने के लिए, आरएनए। ठीक है, सबसे पहले अगर रेप्लिकेट कौन कर लेगा तो वो आरएनए। डीएनए को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डीएनए को थोड़ा सा तोड़ना जो है मुश्किल हो जाता है। अब पूछ देता है कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। क्या क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। हमारे जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में होगी। ठीक है, ये शुरू से भोंकते आ रहा हूँ मैं, हमारी जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारे होंगे डीएनए में। अब अगर डीएनए होगा, ये वाला डीएनए है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जीन में होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये तार डीएनए का है, इसी के अंदर हो जाएगा फिर ये जीन। अब जीन के अंदर ये सारे भरे हैं, को क्या भरे हुए हैं दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या भरे हैं न्यूक्लियोटाइड। अब किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप समझाए, पहले क्रोमोसोम निकालेंगे, उसको खींच के डीएनए बनाएंगे, उसको खींच के जीन बनाएंगे, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड को खोजेंगे, वहीं से हमारा जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ेगा। इतना किसी को वो नहीं है, समय नहीं बोलने का, तो डायरेक्ट सीधे बोल देते हैं डीएनए, खत्म कहानी। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियोटाइड में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण से बच्चा जो है थोड़ा सा कभी कभी हैंडीकैप टाइप का भी हो जाता है। 4 की जगह 5 उंगली, 5 की जगह 6 उंगली निकल जाएगी, कुछ इधर ऊपर हो जाता है, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो जाता है। तो डीएनए जो है बहुत से न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एक ही न्यूक्लियोटाइड नहीं है। देखिए 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, वैसा वैसा जो है पूरे रिंग में फैले हुए हैं। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इसी कारण से हम इसे डीएनए ना बोल करके क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को हम खाली न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे, लेकिन जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बन के बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर टाइप से तैयार करते हैं डीएनए,
अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, अब इसमें दो प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। पहला हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ही, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ही पहला ही एलिमेंट जो होगा, कंफ्यूज मत होना है, एकदम न्यूक्लियोसाइड। पहला जो एलिमेंट है दोस्तों न्यूक्लियोसाइड, इसी को थोड़ा सा लंबा चौड़ा घींच तान के पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो है फॉस्फेट, ये कुछ नहीं है, बस ये एक तत्व है जो डीएनए में पाया जाता है। ये फॉस्फेट किससे बना होता है पूछ देगा दोस्तों, तो ये फॉस्फेट मिलकर बना होता है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जो है तत्व, उसी तत्व से मिलकर बना है फॉस्फेट। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियोटाइड को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, ये किससे बन के बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो पहला इसमें जो एलिमेंट न्यूक्लियोटाइड में आएगा दोस्तों, शुगर का आएगा। ठीक है, शुगर में भी अगर पूछ देगा कि ये किसके लिए है, इसमें दो प्रकार के शुगर होंगे। पहला तो एक नंबर हो जाएगा ये डाईऑक्सी राइबोस। ठीक है, नाम से इस पर से डाईऑक्सी राइबोस लिख दिया है, मतलब ये डीएनए में पाए जाने वाले शुगर के लिए होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा ओनली फॉर राइबोज, नाम से स्पष्ट है कि ये आरएनए के लिए होगा। ठीक है, और इसमें अब दूसरा आ जाएगा क्या दोस्तों, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, इसी का नाइट्रोजन बेस, इसके भी दो भाग होंगे। हम लोग जो शुरू में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन पढ़े थे, वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, वो इसी के अंदर आएगा। इसके अंदर कैसे आएगा, पहला आ जाएगा दोस्तों प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन ये किससे मिलकर बना होगा, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों एलिमेंट प्यूरिन को बताएंगे। और दूसरा जो आएगा दोस्तों वो होगा पाइरेडनिन। ठीक है, पाइरेडनिन, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे दोस्तों वो थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, थाइमिन और साइटोसिन, इसी को जो है रेप्लिकेट करके, ठीक है, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके हम इसको डीएनए और आरएनए में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर लेंगे, आगे देखिए बताते हैं, जरूर चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार जो है डीएनए का पूरा संरचना बना लेते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा सा बस एक फेरा है। ठीक है, ये डीएनए का एक फेरा है, एक टर्म है, ये डीएनए का एक फेरा है, एक टर्म है। अब इसके अंदर पाया जाएगा क्या दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। अब ये पूरी एक लकीर को हम डायरेक्ट बोल देंगे तो क्या, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये अलग अलग लाइनें नहीं होती हैं, बल्कि इनके अंदर ही सारे के सारे चैम्बर्स होते हैं। ये जैसा कि ये हो गया थाइमिन, एडेनिन, ये हो गया ग्वानिन, ये हो गया थाइमिन, और ये वाला हो जाएगा क्या, साइटोसिन। ठीक है, ये सारे संरचना मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेती हैं। और ऐसा ही कुछ बनेगा क्या दोस्तों, आरएनए के साथ भी। ठीक है, इससे जो है हमारा इस डीएनए से आरएनए बनना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे ये देखिए, एक साइड का पूरा छुप गया, जो अब जो बच गया वो आरएनए का स्ट्रक्चर बच गया। ठीक है, अब जो बच गया वो आरएनए का स्ट्रक्चर बच गया, इसे मैं ऐसे ये हो गया आरएनए हमारा। ठीक है, तो इससे बनना आरएनए का बनना बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि इसमें बस हम लोग किसको लेंगे, राइबोस शुगर को ले लेंगे, और एक तत्व को हटा देंगे, क्या, थाइमिन। ठीक है, डीएनए में से एक तत्व हम लोग हटा देंगे, थाइमिन, इसके जगह में हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों क्या, यूरेसिल। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यूरेसिल। यहाँ पर आप समझिएगा थोड़ा सा डीएनए आरएनए। ठीक है, अब इससे जो है आरएनए कैसे बन जाएगा, डीएनए से आरएनए अगर बनाना होगा तो थाइमिन को हटा के हम लोगों को क्या जोड़ देना पड़ेगा, यूरेसिल। ठीक है, वहीं अगर आरएनए से डीएनए को बनाना होगा तो यूरेसिल को हटा करके क्या जोड़ देना पड़ेगा दोस्तों, थाइमिन। ठीक है, थाइमिन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। वहीं अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम लोग जो है उल्टा करेंगे, तो उसको क्या लिख देंगे दोस्तों, रिवर्स, बाकी ट्रांसक्रिप्शन।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। बस इतना ही करना है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, कुछ नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, आरएनए बनाना आसान है क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन बेस हम लोग यूरेसिल ले लेंगे थायमिन की जगह में, ठीक है। इसको जो है राइबोस न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड वाला होगा। वायरसेस के लिए इसमें जो है ज़्यादा फायदेमंद होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, वायरसों के लिए पूरे कोडिंग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आरएनए भी पढ़ लेते हैं। एकदम आरएनए बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ करने नहीं है। आरएनए इसमें बस 2-3 प्रकार के सहायक हैंड्स पाए जाएंगे, सहायता करने वाले हाथ, ठीक है, जो कि प्रोटीन को कैसे बनाएंगे उसको बताएगा। पहला आ जाएगा इसमें दोस्तों एम आरएनए, इसी में दूसरा आ जाएगा टी आरएनए, सब 8वीं 10वीं का पढ़ा हुआ है। और ये जो हो जाएगा थोड़ा आरएनए राइबोसोम आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। इसके कार्य जो है सुन लीजिए, साइंस एकदम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, कार्य को सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो है प्रोटीन बनने का काम शुरू होगा। प्रोटीन बनने का काम कहाँ शुरू होगा? आरएनए से। राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम ही जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हम लोगों को पहले ही पता है कि 10 + 10 हम लोगों को यहाँ पर एमिनो एसिड चाहिए होंगे, जिसमें से 10 जो है पहले से हमारे शरीर में रहते हैं, 10 जो है हम लोगों को खाना से लेना होता है, ठीक है। 10 जो है हम लोगों को खाना से लेना होगा। लेकिन दिक्कत हो जाती है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये जो पहले से 10 अनावश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से होता है वो भी आ जाता है, ठीक है। तो उसमें से जो है 10 हम लोगों को छांटना होता है। तो जब हमारा खाना जब जोड़ तोड़ के नीचे पेट में सब कुछ पहुंच जाता है तो उसको क्या करता है कि लीवर खींच लेता है, ठीक है। खाना चबाने के बाद, पीसने के बाद लीवर जितने भी अच्छे पौष्टिक तत्व होते हैं उसको जो है लीवर खींच लेता है और उसको मिला देता है किसमें? ब्लड में। अब वहाँ पर जो है चेक करने का काम करता है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए एकदम मुंह पे मुहाने पे बैठ करके देखते रहता है कि हमको जो है कौन सा 10वां वाला तत्व जो है और चाहिए। जब भी इसको दिखता है तो वो एमआरएनए उस 10 वाले जो चाहिए वाले एमिनो एसिड होते हैं उसको अपने पास खींच लेता है और उसको जो है दे देता है कि इसको ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए पहुंचाने का कार्य करता है। वो एमआरएनए नहीं कर सकता क्योंकि वो अगर अपनी जगह से चल गया तो फिर जितने भी फायदेमंद एमिनो एसिड्स हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, छूट जाएंगे, जिसके कारण से पहुंचाने का कार्य करता है कौन? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कर देगा किसके पास दोस्तों? राइबोसोम आरएनए के पास। उसके बाद राइबोसोम आरएनए जो है एक प्रोटीन का निर्माण कर देगा, ठीक है। एक प्रोटीन ये बना देगा। हमारे शरीर में वृद्धि को या फिर जोड़ तोड़ के काम को पूरा करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। आरएनए में बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं था, बस एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए को अच्छे से याद रखना है। बस मैसेंजर आरएनए आवश्यक 10 एमिनो एसिड को पहचान करके अपने पास रख लेगा, उसको पहुंचाने का कार्य करेगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए पहुंचा देगा राइबोसोम आरएनए के, वहाँ पर फिर वो जो है प्रोटीन का निर्माण कर देगा। बस तो बस आज के लिए इतना ही। अब चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू दोस्तों।